स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड लेक्चर। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हम टॉपिक पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक? एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटाट्स, लेक इकोलॉजी, यूट्रोफिकेशन, वेटलैंड इकोसिस्टम, क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, स्तरीय इकोसिस्टम क्या होते हैं, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, की इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन, कोस्टल इकोसिस्टम्स, आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशन 2011, गंगा एक्शन प्लान, एंड लास्ट टॉपिक विल बी द नमामि गंगे प्रोग्राम। ओके, ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में है। तो क्या होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम और ये कितने टाइप का होता है? तो ये 3 टाइप के होते हैं मेनली। कौन कौन से? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम, ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम। इनके 3 क्राइटेरिया हैं। कैसे? जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है और ये जो कैटेगराइज इनकी कैटेगरी होती है वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट्स पर 1000। ओके, पार्ट्स पर 1000, ठीक है। तो इस बेसिस पर होता है। जो कि हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है वो हमें ऑलवेज याद रखिएगा कि पार्ट्स पर 1000 से कम होता है, ठीक है। जैसे लेक्स होती है, पॉन्ड्स होता है, पूल्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। जो हमारा ब्रैकिश वाटर इकोसिस्टम है जो मीडियम लेवल का है, जिसका जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 5 से 35 ppt में होता है। जैसे एस्टुरीज होती हैं, साल्ट मार्सेस, मैंग्रोव स्वैम्प्स एंड फॉरेस्ट। तो ये जो है एग्जांपल्स, ये क्या रोल प्ले करते हैं? ये ट्रांजिशन जोन का रोल प्ले करते हैं। मींस कि ये ब्रैकिश वाटर है ये मैरीन वाटर है और ये फ्रेश वाटर है। मींस कि रिवर इसमें फ्लो हो रही है मरीन में, ठीक है, ओशियन में। तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिशन जोन बनेगा यही बनेगा क्या? यही बनेगा हमारा ब्रैकिश वाटर, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। और हमारा जो थर्ड इकोसिस्टम है वो है मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। इसका जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो 35 ppt से अबव होता है या 35 ppt के इक्वल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे कि शैलो सीज एंड ओपन सीज, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने मेंस आंसर राइटिंग में इस डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं अबाउट एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे यहाँ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ब्रैकिश वाटर और मरीन वाटर इकोसिस्टम, तो इनके एग्जाम्पल से दिए हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या क्या है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स? इन एक्वाटिक इकोसिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? जो हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिजम होता है वो है न्यूस्टन। न्यूस्टन क्या होता है? जैसे मान लो कि ये यहाँ पर वाटर सरफेस है, ओशन सरफेस है, ठीक है। और इसी के अराउंड क्या होंगे? बहुत सारे अलगल ब्लूम भी होते हैं। मीन्स कि बहुत सारे जो अलगे होते हैं वो प्रेजेंस रहते हैं। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यही एयर के कांटेक्ट में वो सराउंडिंग में मूव करते रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो 2 टाइप के हमारा इकोसिस्टम एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, एक होता है लेंटिक, एक होता है लॉटिक, ठीक है। एक होता है लेंटिक, एक लॉटिक, ठीक है। तो जो लेंटिक वाटर होता है वो जो लेंटिक है, ठीक है, 1 सेकेंड, जो हमारा लेंटिक है वो ऑलवेज स्टैंडिंग वाटर होता है, ठीक है। और जो हमारा लॉटिक है वो ऑलवेज क्या होता है? मूविंग वाटर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो ये जो न्यूस्टन है ये स्टैंडिंग वाटर में ही प्रेजेंस रहते हैं, मूविंग वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है अपने ही प्लेस पर स्टैंड नहीं रह सकते और उस मूविंग वाटर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। उसी के थ्रू वो कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ये न्यूस्टन लोटिक वाटर इकोसिस्टम में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ये है पेरीफाइटन क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो अटैच होते हैं स्टेम्स और लीव्स में। मीन्स कि ये प्लांट्स हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स कहाँ हैं? एक्वाटिक इकोसिस्टम में ही है। ये प्लांट्स हैं तो यहाँ इनके चारों तरफ जो है वो ऑर्गेनिजम्स अटैच रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर जो है ये बॉटम मड में ही प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है।
तो इन चीज़ इसको कहते हैं पेरीफाइटन। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्लांक्टन। प्लांक्टन क्या होते हैं? ये वाटर सरफेस है, ठीक है। इसके डाउन ग्रेड में जाएंगे, पहले न्यूस्टन होंगे, यहाँ पर न्यूस्टन ऑर्गेनिजम्स, देन इसके बिलो जो होंगे जो प्लांट से अटैच होंगे, ठीक है, तो वो होंगे पेरीफाइटन। और इसके बिलो जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन्हें बोलते हैं प्लांक्टन, ठीक है। यहाँ पर जो है सनलाइट पेनेट्रेट होती है। और यहाँ कौन कौन से प्लांक्टन, जैसे फाइटोप्लांक्टन जो अलगे होते हैं वो, और एनिमल्स होते हैं जैसे क्रस्टेशियंस, और जो प्रोटोजोआस होते हैं, ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं जैसे जू प्लांक्टन जिन्हें बोलते हैं, तो वो यहीं पर प्रेजेंस रहते हैं, ठीक है। और ये याद रखिए कि ये जो हमारा लोटिक वाटर है उसमें ये करंट के साथ मूव करते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। तो प्लांक्टन जो हैं, ये चीज़ क्या है कि प्लांक्टन जो है लोटिक वाटर जो मूव करता है वो वहीं पर पाए जाते हैं। नेक्टन तो आप जानते हैं, जैसे ये फिशेस हो गई, शार्क, ठीक है, शार्क और ब्लू व्हेल, या फिर लार्ज नंबर ऑफ जो फिशेस होती हैं वहाँ पर उन्हें बोलते हैं नेक्टन, ठीक है। तो नेक्टन जो है वो लोटिक वाटर में पाई जाती है क्योंकि वो सर्वाइव भी कर लेती हैं वहाँ। बेंथोस क्या है? बिलो द ग्राउंड, मीन्स जो फ्लोर है, ओशियन फ्लोर है, वहाँ पर ये फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गए ऑक्टोपस हो गए, केकड़ा हो गया, ठीक है, तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं, इन्हें बोलते हैं बेंथोस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वाटिक हैबिटाट। ओके, तो एक्वाटिक हैबिटाट की प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? ऑलवेज रिमेंबर दैट कि व्हेन सन पेनेट्रेट्स वाटर, और जहाँ तक ये वाटर में पेनेट्रेट करेगी सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, वहाँ तक की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है अगर सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी तो ऑक्सीजन की लेवल भी काफ़ी हाई रहेगा। ओके, क्योंकि वहाँ प्लांट होंगे, प्लांट जो है रेस्पिरेट करेंगे, और रेस्पिरेट करने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या पाए जाएंगे? छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाएंगे, जैसे नेक्टॉन, बेंथोस, ठीक है, फाइटोप्लांक्टन, ये जू प्लांक्टन, ये सारे पाए जाएंगे। तो वहाँ पर जो है एक प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप होगा। ओके, तो मेनली सनलाइट का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर जोन भी होते हैं, जोन के बेसिस पर सनलाइट पेनेट्रेट होती है। मान लो कि ये जो है ये सन है और सन की लाइट पेनेट्रेट हो रही है वाटर बॉडी में, और ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक पेनेट्रेट हो रही है। इसके जब क्रॉस नहीं करेगी, इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, तो इसके जो अबव, ये इस लाइन के अबव वाले पार्ट को बोलते हैं फोटिक जोन, और इसके बिलो वाले पार्ट को बोलते हैं अफोटिक जोन। अफोटिक जोन व्हाई? अफोटिक जोन इज कॉल्ड दिस पार्ट बिकॉज it will not capture the sunlight। ओके, तो याद रखिएगा यहाँ पर ही सनलाइट होगी, बट इसके नीचे जो है सनलाइट पेनेट्रेट नहीं कर पाएगी, इसलिए इसे अफोटिक जोन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है कि जब ऑक्सीजन इंटर करती है एक्वाटिक इकोसिस्टम में थ्रू एयर वाटर इंटरफेस, ओके, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो एवरेज कंसंट्रेशन होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का 10 पार्ट्स पर मिलियन बाय वेट। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो इसको स्केप करती है वाटर बॉडी में थ्रू एयर वाटर इंटरफेस और रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मीन्स कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो स्केप करती है किसके थ्रू? एयर वाटर इंटरफेस, यानी कि अफोटिक और फोटिक जोन। ये अफोटिक हो गया, सॉरी ये फोटिक हो गया, ये अफोटिक हो गया। तो इसके जो इंटरफेस में होगा वहीं पर क्या होगा? एयर इंटरफेस करेगी, और यहाँ प्रेजेंस ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको रेस्पिरेशन करेंगे, तो वहाँ पर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस रहेगी। ओके, और जैसे कि रेस्पिरेशन कौन करेंगे? फिश, डिकम्पोजर्स, जू प्लांक्टन्स। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की अमाउंट होता है वो वाटर में रिटेन होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और बिकॉज ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट है हमारा लेक इकोलॉजी। लेक इकोलॉजी क्या होती है कि एनीबडी ऑफ स्टैंडिंग वाटर, लेक में क्या होता है? स्टैंडिंग वाटर, जैसे लेंटिक वाटर। ओके, यहाँ लोटिक वाटर नहीं होता।
तो जनरली लार्ज इनफ इन एरिया एंड डेप्थ, तो लार्ज इनफ एरिया भी होता है और वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी होती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ जनरली नोन एज लेक। मीन्स कि वो नहीं फाइंड करते हैं कि उसके बेसिस पर, जैसे हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हैं, तो उनको फाइंड ना करके हम केवल और केवल देखते हैं कि उनका एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है और उनकी डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ क्या है, ये लॉटिक फॉर्म में होती है, जो कि नॉट लॉटिक बट लेंटिक फॉर्म में होती हैं, जो कि एक स्टैंडिंग वाटर होता है। तो उस इकोसिस्टम को बोलते हैं लेक इकोलॉजी। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, फिगर है, ये है लेक इकोलॉजी या लेक। ओके, नेक्स्ट है हमारा एजिंग ऑफ लेक। एजिंग ऑफ लेक्स क्या होती है, जब न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाते हैं लेक्स में और ग्रोथ होता है अलगे, एक्वाटिक प्लांट्स या फिर वेरियस फौना की, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। मीन्स नेचुरल यूट्रोफिकेशन और मैनमेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि यहाँ पर नेचुरल यूट्रोफिकेशन क्या है कि यहाँ किसी भी लेक में जैसे कि ग्रोथ ऑफ एल्गे, एक्वाटिक प्लांट्स और वेरियस फौना की प्रेजेंस इंक्रीज हो जाती है, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल यूट्रोफिकेशन। बट अगर ह्यूमन मेड जो यूट्रोफिकेशन होता है, जैसे इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर सेटअप है और इसका वाटर जो है वो इंडस्ट्रीज़ का वाटर लेक में फ्लो होता है, तो उस लेक के उस कंटामिनेटेड वाटर का लेक में फ्लो होना और वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का क्रिएट कर देना, ये होता है ह्यूमन मेड यूट्रोफिकेशन। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, अब इस न्यूट्रिएंट्स को रिमूव करने का कोई मेथड कैसा है, जैसे कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे फ्लशिंग विद न्यूट्रिएंट पुअर वाटर्स, डीप वाटर अब्स्ट्रैक्शन, ऑन साइट प्री एलिमिनेशन बाय फ्लोकुलेशन और फ्लोटेशन विद वाटर बैकफ्लो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए, फ्लोकुलेशन क्या होता है और फ्लोटेशन क्या होता है। किसी भी मटेरियल को उसमें डाल देते हैं, ठीक है, लेक में, और उसका जो मॉसेस होते हैं या फिर कोई अलग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक साइड में हो जाते हैं, उसे निकाल के बाहर कर देते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं फ्लोकुलेशन। ऑन साइट अलगे रिमूवल बाई फिल्टर्स एंड पी अब्जॉर्बर्स। ठीक है, ऑन साइट अलगे स्कीमिंग एंड सेपरेटर थिकनिंग, आर्टिफिशियल मिक्सिंग और डिस्ट्राफिकेशन या परमानेंट और इंटरमीडिएट होता है। हार्वेस्ट करते हैं फिशेस को या फिर माइक्रोफाइट्स को और स्लज को रिमूव कर देते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं जो कि हम न्यूट्रिएंट्स को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम लेक। यूट्रोफिकेशन, मैंने आपसे बताया कि यूट्रोफिकेशन मैन मेड और ह्यूमन मेड, और जो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है कि जैसे प्रेजेंस ऑफ अलगे या फिर एक्वाटिक प्लांट्स या फिर फौना वहाँ पर प्रेजेंस होते हैं, वो नेचुरल यूट्रोफिकेशन होता है। और ह्यूमन मेड यूट्रोफिकेशन जैसे कि इंडस्ट्रीज, अगर उसमें फ्लो हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का वाटर फ्लो हो रहा है, कंटामिनेटेड वाटर, और वो वाटर न्यूट्रिएंट की अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है लेक में, तो उस चीज़ को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमन मेड यूट्रोफिकेशन। ओके, तो यूट्रोफिकेशन वही होता है कि न्यूट्रिएंट का इंक्रीज होना। नेक्स्ट है हार्मफुल अलगल ब्लूम। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में इस चीज़ को पूछ रखा है। ओके, तो हार्मफुल अलगल ब्लूम, पहले समझते हैं अलगल ब्लूम क्या होते हैं। अलगल ब्लूम वो होते हैं जैसे कि वाटर में उसके लेयर बाय लेयर में वहाँ पर अलगे जो हमारा ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी जैसे न्यूट्रिएंट बढ़ गया तो वहाँ पर अलगल की जो अलगे जो होते हैं, मॉसेस होते हैं, उनकी प्रेजेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ओशियन या फिर सी में उनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जो पॉन्ड्स होते हैं उनमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ईच एंड एवरी जो अलगल ब्लूम होते हैं वो हार्मफुल हमेशा नहीं होते। ठीक है, कभी कभी होते हैं जब वो रेड एंड ब्लू ग्रीन होते हैं, मीन्स कि जब डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, अमाउंट घटने लगता है, और वहाँ की प्रेजेंस जो फाउना और फ्लोरा है वहाँ के डिजॉल्व ऑक्सीजन को मीन्स एब्जॉर्ब करने में क्या होते हैं, नाकाम रहते हैं या फिर वो उसके अनेबल रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को रेस्पिरेट करने में अनेबल रहते हैं और वहाँ पर उनको सफोकेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है, तो उस चीज़ को बोलते हैं, वहाँ पर ये हार्मफुल हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। रेड टाइड इज़ अ मिसनोमर, कह रहा व्हाई रेड टाइड
इज़ अ मिसनोमर बिकॉज रेड टाइड क्या है, रेड टाइड इज ए कॉमन नेम फॉर सच अ फिनोमिनन वेयर सर्टेन फाइटोप्लैंक्टन स्पीसीज कंटेन पिगमेंट्स एंड ब्लूम सच दैट द ह्यूमन आई परसीव्स द वाटर टू बी डिस्कलर्ड। ठीक है, वाटर जो है डिस्कलर्ड हो जाता है। ब्लूम्स कैन अपीयर ग्रीनिश। ठीक है, ये ब्लूम्स जो हैं जैसे कि जो प्रेजेंस होते हैं मॉसेस लेक्स में या फिर ओशियन में, ब्लूम्स कैन अपीयर ग्रीनिश, ब्राउन एंड इवन रेडिश ऑरेंज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस टाइप ऑफ वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। द टर्म रेड टाइड इज दस अ मिसनोमर बिकॉज ब्लूम्स आर नॉट ऑलवेज रेड, they are not associated with tides, they are usually not harmful, and some species can be harmful or dangerous at low cell concentrations and do not discolor the water। ठीक है, तो कुछ ब्लूम जो होते हैं वो वाटर को डिस्कलर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो हार्मफुल नहीं होंगे। अदरवाइज जो भी ब्लूम्स डिस्कलर कर देंगे वाटर को तो वो हार्मफुल हो जाएंगे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज ब्लूम्स? टू कॉमन कॉजेज आर न्यूट्रिएंट रिच एंड वार्म वाटर। यही दो कॉजेज हैं कि न्यूट्रिएंट की इनरिचमेंट हो जाती है और वाटर की प्रेजेंस, वार्म वाटर की प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, वेटलैंड इकोसिस्टम ये क्या होता है देखते हैं कि जो एरिया मार्श, फन, पीटलैंड या वाटर वेदर नेचुरल और आर्टिफिशियल किसी भी टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं, टेम्परेरी हो सकते हैं, विद वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग, या फिर स्टैटिक स्टैंडिंग वाटर या फिर जो लेंटिक और लोटिक वाटर। ठीक है, फ्रेश, ब्रैकिश, सॉल्ट इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर द डेप्थ ऑफ विच एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। तो याद रखिएगा 6 मीटर ये वेटलैंड जो होते हैं वो 6 मीटर के डेप्थ से ज़्यादा नहीं होते। जो लेक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में होते हैं। ठीक है, और यही क्राइटेरिया किस में इंक्लूड किया गया है, जो रामसर साइट है, जो वेटलैंड्स हैं उनमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि वो वेटलैंड कौन होता है, जो 6 मीटर डेप्थ से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इनलैंड वेटलैंड कौन कौन से हैं, जैसे नेचुरल वेटलैंड जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, ऑक्सबो लेक्स, वाटर लॉग, स्वैम्प, मार्श। ठीक है, और मैनमेड जैसे रिजर्वायर्स, टैंक, आइस पॉन्ड। और कोस्टल वेटलैंड कौन है, जैसे नेचुरल क्या क्या है, कोरल रीफ, टाइडल फ्लो, मैंग्रोव्स। कोरल रीफ में जैसे 3 टाइप के कोरल रीफ होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, टाइडल फ्लैट, मैंग्रोव्स, सॉल्ट मार्श, एस्टुरी, लैगून, क्रीक, बैक वाटर, बे जो होती है हमारी। ठीक है, तो इन चीज़ों को एग्जाम्पल हैं, याद रखिएगा। मैनमेड कौन सी हैं, जो हमारी कोस्टल वेटलैंड है, साल्ट पैंस, एक्वाकल्चर। ठीक है, तो फंक्शन क्या है वेटलैंड के फंक्शन आप यहाँ देख सकते हैं कि हैबिटाट टू एक्वाटिक फ्लोरा एंड फाउना और बर्ड्स। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ, यहाँ पर हैबिटाट होता है वेटलैंड में किसका, फ्लोरा, फाउना और बर्ड्स का। फिल्ट्रेशन होता है सेडिमेंट का और न्यूट्रिएंट्स का फ्रॉम सरफेस वाटर, न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, वाटर प्योरिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है वेटलैंड में। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग भी होता है। बफर शोर लाइन्स अगेंस्ट इरोजन। ठीक है, इरोजन के अगेंस्ट होता है। फ्लड्स मिटिगेशन, फ्लड्स को ये कंट्रोल भी करते हैं वेटलैंड्स। ठीक है, जेनेटिक रिजर्वायर फॉर वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, जैसे राइस हो गया, राइस की कल्टीवेशन भी करते हैं। ठीक है, वेटलैंड में, और क्योंकि वो उसका डेप्थ जो होता है 6 मीटर से नीचे नहीं होता, 6 मीटर से ज़्यादा डेप्थ नहीं होता है। ठीक है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम भी इसको प्रोटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। जैसे इसे कंसिडर किया जाता है कि लेक्स एक स्टैंडिंग, ये कंसिडर करता है कि लेक्स जो हैं वो स्टैंडिंग वाटर बॉडीज़ हैं जो मिनिमम वाटर डेप्थ होती है 3 मीटर की, जनरली कवर अ वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन 10 हेक्टेयर्स एंड हैव नो और वेरी लिटिल एक्वाटिक वेजिटेशन। ओके, एंड जो हमारा वेटलैंड्स हैं वो जनरली लेस दैन होती हैं 3 मीटर डीप में, ओवर मोस्ट ऑफ देयर एरिया आर यूजुअली रिच इन न्यूट्रिएंट्स derived from the surroundings and their sediments and have abundant growth of aquatic microphytes। तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वेटलैंड, किसके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, और खुद जो हमारे क्रॉप्स जैसे कि राइस वगैरह कल्टीवेशन करने के लिए, और फ्लोरा फाउना एज वेल एज बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वेटलैंड्स। इंडिया के वेटलैंड्स जो हैं अभी करंट में जो 80 वेटलैंड्स हैं रामसर साइट में डिजिग्नेटेड हैं। ठीक है, इनके एरिया क्या है,
वेटलैंड्स ऑक्यूपाई करते हैं 18 पॉइंट, जो कि अब इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वेटलैंड, ये प्रीवियस डेटा है, जो कि अभी जो बहुत सारी वेटलैंड जो है डेजिग्नेट किए गए हैं, ठीक है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो यहाँ पर अराउंड 22.4 समथिंग है, 22.6% ऑफ द कंट्रीज एरिया विच 70% आर अंडर पैडी कल्टिवेशन। ओके, तो पैडी कल्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इनलैंड वेटलैंड्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोस्टल वेटलैंड, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसके अंडर में ये क्रिएट किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था 1985 और 86 में, 1985-86 में। अंडर दिस प्रोग्राम 115 वेटलैंड्स जो आइडेंटिफाई की गई थी बाय मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो रिक्वायर थी अर्जेंट कंजर्वेशन की और मैनेजमेंट इंटरवेंशन के लिए। एम क्या है इसका, वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम का? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स टू प्रिवेंट देयर फर्दर डिग्रेडेशन एंड इंश्योरिंग देयर वाइज यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ एंड ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसका ये एम है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस चीज़ का, इस प्रोग्राम का, कि पॉलिसी गाइडलाइंस जो कंजर्वेशन की और मैनेजमेंट की पॉलिसी गाइडलाइंस होंगी वेटलैंड्स के लिए कंट्री में, उनको जो है डेजिग्नेट किया जाएगा और प्रोवाइड किए जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर अंडरटेकिंग इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स इन आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स एट द इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी गाइडलाइंस, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस किसे, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगी मैनेजमेंट के लिए वेटलैंड के। ओके, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर इंश्योरिंग देयर वाइस यूज़। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो कॉन्फिडेंटली इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़रूरी है वेटलैंड को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। ओके, और क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो कि आप इन्हें याद रख सकते हैं फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे देखते हैं, स्टेट्स कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक वेटलैंड टाइप्स, एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड टाइप फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन्स। क्राइटेरिया क्या है कि स्पीसीज और इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ भी होंगी। ठीक है, उनके बेस्ड पर डिजिट क्राइटेरिया रखी जाएंगी। और इफ़ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज होंगी और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ होंगी, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। इफ़ इट सपोर्ट्स पॉपुलेशन ऑफ प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन, और ये सपोर्ट करेगा प्लांट को और एनिमल स्पीसीज़ को एट क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, और प्रोवाइड्स रिफ्यूज़ ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, कि अगर एडवर्स कंडीशन है तो उन्हें रिफ्यूज़ जो कैंप है, रिफ्यूज़ कैंप, ठीक है, वो प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, किसी के प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और अदर स्पीसीज़ के लिए। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज में उन्हें रिफ्यूज़ कैंप भी प्रोवाइड किए जाएंगे। स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर बर्ड्स। ठीक है, वाटर बर्ड्स के लिए, वाटर बर्ड्स पर बेस्ड जो क्राइटेरिया होंगे वो स्पेसिफिक, वो भी इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। इफ़ इट रेगुलरली, देखो 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स कब होंगे, ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया वाटर बर्ड्स के बेस पर क्या होंगे कि सपोर्ट करती हो 20,000 या फिर मोर वाटर बर्ड्स, इस चीज़ को सपोर्ट करती हो, और यह रेगुलरली सपोर्ट करती 1% ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड्स। ठीक है, और हमारा जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है फिश के बेसिस पर, कि अगर ये सपोर्ट करता है सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनस फिश सब स्पीसीज, इंडिजिनस फिश सब स्पीसीज होंगी तो वहाँ ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करता होगा
तो वहाँ पर वेटलैंड को डिजिग्नेट किया जाएगा। स्पीसीज़ और फैमिलीज़, लाइफ हिस्ट्री, स्टेजेस, स्पीसीज interactions and or population that are representative of wetland benefits and are values and thereby contributes to global biological diversity। और ये important source हो फूड के लिए, किस फूड का, ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, किसके लिए, फिशेस के लिए, स्पॉनिंग ग्राउंड के लिए, नर्सरी एंड और माइग्रेशन पाथ के लिए, ऑन विच फिश स्टॉक्स ईदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिपेंड स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस्ड ऑन वाटर और लाइफ एंड कल्चर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सोर्स हो फूड का और वाटर रिसोर्सेस हो, इंक्रीज्ड वाटर रिसोर्सेज के इंक्रीज पॉसिबिलिटीज़ फॉर रिक्रिएशन एंड इकोटूरिज्म और रिक्रिएशन का भी सोर्स हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्स हो। इम्प्रूव्ड सीनिक वैल्यूज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, कंजर्वेशन और कल्चरल हेरिटेज, तो हिस्टोरिक और रिलीजियस साइट्स भी ये इंक्लूड करता हो। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये सब कुछ क्राइटेरिया हैं जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं वेटलैंड्स को। ठीक है, वो फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए। नेक्स्ट है हमारा एस्टुअरी इकोसिस्टम। अब ये एस्टुअरी इकोसिस्टम क्या है, मैंने पहले ही बताया कि ये जो है हमारा ट्रांजिशन एरिया है। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिशन एरिया है बीच वाला। ठीक है, यहाँ जो है ये रिवर फ्लो हो रही है और ये हमारा ओशियन है या फिर सी है। ओके, और यहाँ रिवर फ्लो होके इस ओशियन में जहाँ भी मिलती है वहाँ पर मिलने वाले, जैसे कि आप नर्मदा एग्जांपल लेके, नर्मदा है तो वहाँ पर एस्टुअरी पाए जाते हैं जहाँ नर्मदा रिवर और जो ब्रैकिश वाटर का फॉर्म होता है मरीन वाटर में मिलती है, तो उस पार्ट को बोलते हैं, उस ट्रांजिशन जोन को बोलते हैं एस्टुअरी इकोसिस्टम। ओके, एस्टुअरी इकोसिस्टम में जैसे ग्रुप्ड होते हैं 4 जियोग्राफिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे राइजिंग सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार्स, ग्लेशियल प्रोसेसेस और टेक्टोनिक प्रोसेसेस। तो ये हमारे फिजिकल प्रोसेस हैं कुछ कैटेगराइजेशन के बेसिस पर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर्मेशन के लिए, एस्टुअरी फॉर्मेशन, एस्टुअरी इकोसिस्टम के फॉर्मेशन के लिए। जो इंडिया में एस्टुअरीन इकोसिस्टम है, जैसे कंट्री में 14 मेजर, 44 मीडियम और 162 माइनर रिवर्स हैं। रिवर्स ड्रेन्स इनटू द सी थ्रू वेरियस एस्टुअरीज। ठीक है, मेजर एस्टुअरीज अकर इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में काफ़ी ज़्यादा एस्टुअरीज हैं क्योंकि वहाँ पर लार्जेस्ट जो मेजर रिवर्स फ्लो करती है। मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ मेजर एस्टुअरीज अकर ऑन द ईस्ट कोस्ट। इन कंट्रास्ट द एस्टुअरीज ऑन वेस्ट कोस्ट आर स्मॉलर। ठीक है, तो वेस्ट कोस्ट में जहाँ पर जैसे नर्मदा है, ठीक है, पेरियार रिवर है और तापी रिवर है, माही रिवर है, ऐसे रिवर के जो एस्टुअरी फॉर्म होती है तो वो स्मॉलर जो एस्टुअरी होती है वो फॉर्म करती हैं एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट में। ठीक है, वेस्टर्न घाट में काफ़ी स्मॉल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैंग्रोव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंग्रोव है, मैंग्रोव प्लांट है जो कि हमारा ब्रैकिश वाटर में यहाँ ट्रांजिशन जोन का काम करता है। ठीक है, वर्क करता है। जो हमारे मैंग्रोव्स होते हैं वो ट्रीज होते हैं या फिर बुशेस होते हैं, ग्रो करते हैं बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स। जो स्प्रिंग टाइड्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में वो ग्रो करते हैं। ठीक है, जो एग्जिबिट करते हैं रिमार्केबल कैपेसिटी फॉर साल्ट वाटर टॉलरेंस। तो ये साल्ट वाटर टॉलरेंस प्लांट होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर वेरियस पर्पजेस। तो हम आगे चल के देखेंगे। बेसिकली एवरग्रीन लैंड प्लांट्स भी होते हैं। ठीक है, और ग्रोविंग ऑन शेल्टर्ड सोर्स, ये मैक्सिमम सोर्स में ही डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं। टिपिकली ऑन टाइडल फ्लैट्स, डेल्टास, एस्टुअरीज, बेज, क्रीक्स एंड बैरियर आइलैंड्स। ये इन्हें ज़रूरत होती है हाई सोलर रेडिएशन की और एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की फ्रेश वाटर को फ्रॉम सलाइन और ब्रैकिश वाटर। तो ये इनकी ब्यूटी है। ठीक है, कि जैसे ब्रैकिश या फिर सलाइन वाटर में ये ग्रो होते हैं। ठीक है, तो वहाँ से फ्रेश वाटर इन्हें कैसे मिलेगा, क्योंकि भाई जो प्लांट्स होते हैं उन्हें फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो ये फ्रेश वाटर को कहाँ से निकालते हैं, ये ब्रैकिश और सलाइन वाटर से ही निकाल लेते हैं। तो इसलिए जो है टॉलरेंट वाटर प्लांट भी हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूस करते हैं न्यूमेटोफर्स, जो ब्लाइंड रूट होती हैं, इनके पास ब्लाइंड रूट होती है। ठीक है, इन्हीं के थ्रू जो है वाटर को कंजर्व करते हैं, फ्रेश वाटर को, टू ओवरकम रेस्पिरेशन प्रॉब्लम इन द एनाएरोबिक सॉइल कंडीशन। एनाएरोबिक सॉइल कंडीशन का मीन्स जो हमारा
ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस ना हो वही होता है एनाएरोबिक सॉइल कंडीशंस। लीव्स थिक होती हैं और कंटेन करते हैं साल्ट सेक्रेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये विविपैरिटी मोड जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो विविपैरिटी मोड में करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीड्स जर्मिनेट होता है ट्री में, ठीक है, सीड्स जो हैं ये नीचे नहीं गिर पाते हैं, ठीक है, जैसे ये ट्री है, ट्री की ब्रांचेज है। अब यहाँ जो है सीड यहाँ नीचे ऊपर गिरा और ये नीचे नहीं आया, ठीक है, यहीं पर क्या है, यहीं पर जो है ये ग्रो हो जाते हैं, ग्रो होके एक नया प्लांट में और ये बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ, दिस इज एन एडेप्टिव मीडियन इन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ जर्मिनेशन इन सलाइन वाटर, ओके। और जो क्रिस्टल होता है साल्ट का ऑन बैक ऑफ द लीव्स, others block absorption of salt at their roots. The mangroves of Sundarbans are the largest single block of tidal halophytic mangroves of the world और फेमस फॉर द रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल। तो ये फेमस है इसके लिए, बंगाल टाइगर के लिए और क्रोकोडाइल के लिए, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। जो भीतरकनिका जो उड़ीसा में प्रेजेंट है, वहाँ के जो मैंग्रोव्स हैं, जो सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, फर्स्ट लार्जेस्ट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फर्स्ट लार्जेस्ट जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है वो कौन से रीजन में है, ठीक है। हार्बर हाई कंसंट्रेशन ऑफ टिपिकल मैंग्रोव स्पीसीज एंड हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ये भीतरकनिका जो नेशनल पार्क भी है वहाँ पर हाई डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। स्पेशल रूट्स हैं जैसे कि प्रॉप रूट्स, न्यू मेटाफर्स। न्यू मेटाफर्स मीन्स जैसे कि यहाँ जो भी प्लांट होंगे, जो भी ट्रीज़ होंगे, उनके जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है, बट मैंग्रोव के जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ, मीन्स वाटर से ऊपर की तरफ आती हैं, वाटर के बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो वही आगे चल के प्लांट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी भी पैरी जैसे कि सीड जो है उन्हीं ब्रांचेस में गिर जाते हैं, वहीं से जो है वो एक प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये न्यूमेटोफर्स जो रूट्स होती हैं वो हेल्प करती हैं इम्पीड करने में वाटर फ्लो को, ठीक है, वाटर फ्लो को रोकती भी हैं और देयर बाई इन्हेंस द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इन एरियाज वेयर इट इज़ ऑलरेडी अकरिंग, ठीक है। तो ये सेडिमेंट को वहाँ पर डिपॉजिट भी कर देती हैं, डिपॉजिट करने में हेल्प करती हैं, स्टेबलाइज कर देती है कोस्टल सोर्स को, प्रोवाइड करती हैं ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फिशेस, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोटेक्ट करती है कोस्टल लैंड्स को फ्रॉम सुनामी, हरिकेन्स एंड फ्लड्स, रिलीज ऑक्सीजन बैक टू द एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विद अ लिटिल मेथेन गैस, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है हमारा कोरल रीफ। अब कोरल रीफ कहाँ पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी सिचुएशन होती है, क्या क्या इनके टाइप होते हैं, वो सब चीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा पिक्चर है, ये है कोरल रीफ, ठीक है। डीप वाटर में ये नहीं पाए जाते, ये भी शैलो वाटर में ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। कोरल इज़ एक्चुअली अ लिविंग एनिमल, ये एनिमल है, टाइनी एनिमल है, ठीक है, टाइनी एनिमल है और ये शैलो वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका जो रिलेशनशिप होता है वो सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। किसके किसके साथ, एक जुजांतले होता है और एक पॉलिप होती है। जुजांतले क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक अलगे होता है जो लिव करता है कोरल पर, ठीक है। जैसे कि लिविंग ऑन द सी फ्लोर पर ये लिव नहीं करता, ये करता है अबव द मीन्स बिलो द सरफेस ऑन अबव द फ्लोर ऑफ द ओशियन। जो अलगे होता है वो लिव अप करता है ऑन द कोरल विच इज़ क्लोजर टू द ओशियन सरफेस। मैंने पहले ही बताया ना, सरफेस, वाटर सरफेस पर ही लिव करता है, मीन्स बिलो सम वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस होता है उसके कुछ जो सैलो वाटर होता है ना वहाँ पर ही होता है, बट सरफेस पर नहीं, सरफेस के थोड़ी नीचे होता है। सो दैट द अलगे गेट्स लॉट्स ऑफ लाइट, ठीक है। टिश्यूज जो होते हैं कोरल्स के, जो टिश्यूज होते हैं कोरल्स के वो स्वयं ब्यूटीफुल कलर को प्रोवाइड नहीं करते। कौन प्रोवाइड करता है, जो हमारा कोरल रीफ होता है वो प्रोवाइड करता है क्या जो कलर होता है। और जब ये वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं
तो यहाँ पर उनको उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, ये कलरफुल होते हैं, जब वो वाइट कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली डेथ नहीं होती, वो कोरल जो होते हैं वो जो जूजांतले हैं, जूजांतले छोड़ के किसे चले जाते हैं, कोरल्स को। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। कोरल्स रिसीव देयर कलरेशन फ्रॉम द जूजांतले लिविंग विद देयर टिश्यूज। मीन्स कोरल, देखिए ये जो हो गया कोरल और यहाँ पर हो गया जूजांतले। ठीक है, जूजांतले में ही कोरल अपना हैबिटाट बनाती है। ठीक है, जूजांतले प्रोवाइड करता है इसे कलर, और जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब कौन करती है, वो कोरल एब्जॉर्ब करती है, और वो किसे देती है, वो एब्जॉर्ब जो मीन्स की रेस्पिरेशन होता है वो किसे देती है, वो देती है जूजांतले को। तो एक दूसरे को सिम्बायोटिक रिलेशंस हैं। ठीक है, और जब ये कोरल जूजांतले को छोड़ के चली जाती है तब ये जूजांतले, अब कहीं से इसे सनलाइट तो मिलेगी, बट इसे जो हमारा जैसे कि कहते हैं कि फूड, इसे फूड नहीं मिलेगा। फूड किसके द्वारा मिल रहा था, इसे फूड मिल रहा था कोरल्स के द्वारा। अब वो कोरल्स जो है छोड़ के इन्हें चली गई। ठीक है, तो अब इसे अगर फूड नहीं मिलेगा तो ये फिर डिसबैलेंस होने लगेगा। अब डिसबैलेंस होने लगेगा इसकी लाइफ, तो ये वाइट कलर में धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब टाइप्स ऑफ कोरल कितने टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड कोरल होती है और एक सॉफ्ट कोरल होती है। जैसे सी फैन और गोर्गोनियंस। ठीक है, गोर्गोनियंस। ओनली द बिल्डर्स ऑफ कोरल रीफ्स आर टाइनी एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। ठीक है, तो ये जो कोरल रीफ होती है वो टाइनी एनिमल्स होते हैं जिन्हें पॉलिप कहते हैं। अब ये पॉलिप और जूजांतले ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों का। ठीक है, पॉलिप को क्या बोलते हैं, कोरल को ही पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, तो एज दीज पॉलिप्स थ्राइव ग्रीव देन फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर। मैक्सिमम अगर कोरल रीफ देखिए कि ये है इक्वेटर है, 1 सेकेंड, ये है इक्वेटर। ठीक है, जो इक्वेटर के आसपास ही कोरल मैक्सिमम प्रेजेंस रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही सनलाइट की प्रेजेंस अधिक होती है। अब यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस होती है, बट कुछ कोरल्स जो है वो अदर रीजन्स में भी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, या फिर मान के चलिए कि नॉर्वे का जो पार्ट है, नॉर्वे फिलीपींस, वहाँ पर भी कोरल पाई जाती है। क्यों, वहाँ पर भी कोरल क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये वार्म वाटर है ना, जो हमारा अटलांटिक ड्रिफ्ट जो वार्म वाटर करंट है वो लेके जाता है वार्म वाटर, वहीं पर कोरल जो है अपना क्या बनाती है, अपना होम बना लेती है, तो वहाँ पर भी पाई जाती है। तो अगर प्रीलिम्स में पूछे कि कोरल रीफ्स कैन फाउंड ओनली अराउंड द इक्वेटर, तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज कोरल रीफ ऑल्सो फाउंड इन अदर रीजन्स लाइक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और सम पार्ट्स ऑफ आर्कटिक रीजन। ओके, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। Regions, the United Nations Environment Program reports that there are more cold water coral reefs worldwide than tropical। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि जो UNEP की रिपोर्ट है उसने फाउंड किया कि जो कोरल रीफ्स हैं वो ट्रॉपिकल रीफ्स से ज़्यादा, वो अदर जो हमारा कोल्ड वाटर कोरल रीफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीफ से। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, देयर आर ओनली अबाउट 6 डिफरेंट कोरल स्पीसीज़ in building with these reefs। okay, लार्जेस्ट कोरल रीफ जैसे ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, रॉस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे, ये रॉस्ट रीफ है नॉर्वे में। ठीक है, अकर इन द सैलो ट्रॉपिकल एरियाज वेयर द सी वाटर इज क्लियर एंड वार्म। ठीक है, तो कोरल रीफ को क्या चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए और वार्म वाटर। अब जैसे कि आपने यहाँ देखे कि अंडमान एंड निकोबार के रीजन में यहाँ पर कोरल क्यों नहीं होती, कोरल इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा है वहाँ पर बहुत लार्ज स्केल में सेडिमेंटेशन लाती हैं और वहीं पर जो छोड़ देती है, वहाँ पर डेल्टा क्रिएट होता है। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है, फॉर्म करती हैं। अब वो बहुत ज़्यादा गंदा पानी भी होता है। ठीक है, अब कोरल को चाहिए क्लीन वाटर, वार्म वाटर तो है बट क्लीन वाटर नहीं है, क्लियर वाटर नहीं है, इसलिए जो है कोरल वहाँ पर फॉर्म नहीं करती। अब यहाँ पर देखिए कि रन ऑफ कक्ष
और ये जो है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और लक्षद्वीप एंड ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सारे जो हैं कोरल के फॉर्मेशन से ही बने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये कोरल जो हैं बहुत प्रोडक्टिव भी हैं और कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम के भी पार्ट होते हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा एनरिच करते हैं, ठीक है। और ये हमारी है कोरल रीफ्स के टाइप्स, ठीक है। क्लासीफाई कैसे करते हैं? कोरल रीफ्स 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे फ्रिंजिंग, पैच, बैरियर, एटोल। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं कि ये आखिरकार होते क्या हैं। जैसे फ्रिंजिंग रीफ होती है, ये कंटिग्यूअस विद द शोर एंड दे आर द मोस्ट कॉमन बाई अकरिंग रीफ फॉर्म फाउंड इन अंडमान, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये अंडमान मान के चलिए, ये फिर ये आइलैंड है, ठीक है, अंडमान आइलैंड है। यहाँ जो है इसके थोड़ा दूर, ठीक है, थोड़ा दूर जो है ये कोरल बनाती है अपना होम, ठीक है, यहाँ पर इससे अटैच नहीं रहती, इससे थोड़ा दूर बनाती है, तो ये इसे बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। पैच रीफ्स आर आइसोलेटेड एंड ये फ्रिंजिंग रीफ जो होती है इससे अटैच रहती है, इसके दूर नहीं होती। ये जैसे है आइलैंड, इससे अटैच होकर बनती है, ठीक है, और फ्रिंजिंग रीफ इसको अटैच करके बनती है। और जो हमारा पैच रीफ है वो आइसोलेट फॉर्म में, जैसे यहाँ पर है ये आइलैंड और ये आइसोलेट फॉर्म में यहाँ पर बनाई जाती है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इसका, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो पैच रीफ्स आर आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूअस पैचेस लाइंग शोरवर्ड ऑफ शोर रीफ स्ट्रक्चर्स एज सीन इन द पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। बैरियर रीफ क्या है? जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपने सुना ही होगा। तो बैरियर रीफ्स आर लीनियर ऑफ शोर रीफ स्ट्रक्चर्स दैट रन पैरेलल टू कोस्ट लाइन्स एंड अराइज फ्रॉम सबमर्ज्ड सेल प्लेटफॉर्म्स। तो जब हम ये ग्रेट बैरियर रीफ पढ़ेंगे, जब मैपिंग करेंगे ना, तो वहाँ पढ़ेंगे सारे लोकेशंस, सारे, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है और किस टाइप की किस लोकेशन में है, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। तो उन चीज़ों को जब मैप पढ़ाएंगे तब वहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैरियर रीफ। एटॉल क्या होते हैं? एटॉल्स जो हैं वो सर्कुलर होते हैं या फिर सेमी सर्कुलर होते हैं, जो कि वो अराइज होते हैं सब्सिडाइजिंग सी फ्लोर। जैसे मान लीजिए ये आइलैंड है, अब यहीं पर इसके चारों तरफ जो है क्या हो जाएगा? आइलैंड नहीं, आइलैंड के चारों तरफ जो है ये आइलैंड सबमर्ज हो जाएगा और चारों तरफ इसके क्या हो जाएंगे? क्रिएट हो जाएंगे कोरल रीफ्स, ठीक है, रीफ क्रिएट हो जाएंगी और यहाँ पर जो है यहाँ पर वाटर फिल हो जाएगा। तो इस वाटर फिल, इस जो रीफ है, इस रीफ को क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं एटॉल्स, ठीक है। जैसे कि मालदीव्स में काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, एटॉल्स। लक्षद्वीप और निकोबार में भी काफ़ी ज़्यादा एटॉल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जैसे यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग की कंडीशन है, ठीक है। ये हेल्दी कोरल है, ये स्ट्रेस्ड कोरल है। ये मीन्स जब इसे कोई थ्रेट हुआ तो यहाँ ये जो है कोरल छोड़ के किसे चली जाएगी? जूजांतले को छोड़ के चली जाएगी। ब्लीचिंग और पेलिंग ऑफ कोरल कलर occurs when the densities of zooxanthellae decline, the concentration of photosynthetic pigments within the zooxanthellae fall, ecological causes of coral bleaching, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कि अगर टेम्परेचर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो गया या बहुत लो हो गया, जैसे कि सब एरियल एक्सपोजर, सडन एक्सपोजर ऑफ रीफ फ्लैट कोरल्स टू एटमॉस्फेयर during events such as extreme low tides, El Nino, sudden oscillation related sea level drops or tectonic uplift can potentially include bleaching, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। सेडिमेंटेशन कैसे होता है कि फ्रेश वाटर डाइल्यूशन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे कि अमोनिया एंड नाइट्रेट, इनकी प्रेजेंस अगर बढ़ जाती है तो कोरल ब्लीचिंग की कंडीशन क्रिएट होने लगती है। जीनोबायोटिक्स क्या होता है कि जूजांतले लॉस होते हैं कब? जब एक्सपोजर होता है कोरल का टू एलिवेटेड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ वेरियस केमिकल्स कंटामिनेंट्स
सच एज ये सिल्वर, हर्बिसाइड्स एंड ऑयल। ठीक है, तो जब ये कोरल ये मीन्स फील करती है कि यहाँ पर बहुत सारा सिल्वर है, हर्बिसाइड्स हैं या फिर ऑयल है, तो ये कोरल जुजांतले को छोड़ के चली जाती है कहीं और। ठीक है, तो ये जुजांतले वो कोरल रीफ जो है पूरा वो डैमेज होने लगता है, मीन्स वाइट कलर में चेंज होने लगता है। मीन्स इसका मतलब ये है कि कोरल ब्लीच हो चुकी है। अब जो है हमारा की इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट मरीन एंड कोस्टल इन्वायरमेंट। तो पहला जो इनिशिएटिव है वो क्या है, कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया था 1991 में। किस लिए कि असेस किया जाए कोरल जो कोस्टल वाटर है उसकी हेल्थ कैसी है, वो चीज़ असेस करना होगा। ठीक है, और फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट ऑफ पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ को। ठीक है, और प्रोग्राम रिकन्स्ट्रक्टेड किया गया था, रिस्ट्रक्चर्ड किया गया था और जो मॉडिफाई किया गया था इन 2000 या फिर 2001 में टू इंक्लूड पोल्यूशन मॉनिटरिंग लाइसेंस जो होता है, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, सिस्टम बनाया गया था। ठीक है, लैंड ओशियन इंटरेक्शंस इन कोस्टल जोन्स क्या होता है, ये लॉन्च किया गया था 1995 के लिए। इसका जो एम था वो इन्वेस्टिगेट करना था इफेक्ट का ग्लोबल चेंज ऑन द कोस्टल जोन्स। ठीक है, एम क्या था, टू डेवलप ऑन अ साइंटिफिक बेसिस द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना था कोस्टल इन्वायरमेंट में, इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए किया गया था। सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए किया गया था। और ये चीज़ प्रोग्राम जो मैनेजमेंट है इसको डेवलप किया गया, ये लॉन्च किया गया 2010 में। इंस्टीट्यूशंस फॉर कोस्टल मैनेजमेंट ये लॉन्च हुआ था 1991 में। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो हम मरीन और कोस्टल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट या फिर कोरल रीफ को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर लिया गया। जैसे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट, सस्टेन और आगमेंट मैंग्रोव्स को बचाने के लिए और कोरल रीफ्स को बचाने के लिए कंट्री में एक कॉम्बिनेशन जैसे रेगुलेटरी और प्रमोशनल मेजर्स को लिया। ठीक है, कि उनके कैसे बचाया जाए। अंडर रेगुलेटरी मेजर्स जैसे कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 है और आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2011 नोटिफिकेशन है, उन्हें गवर्न किया जाए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को अलॉन्ग विद जो सी कोस्ट हैं और टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज़, तो इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए इनके थ्रू। ठीक है, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन और आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2011 का नोटिफिकेशन है। मैंग्रोव और कोरल रीफ एरियाज़ को कैटेगराइज किया जाए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के फॉर्म में, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 है उसके अंडर में इन्हें डाला जाए इन कैटेगरीज में। वेयर नो न्यू कंस्ट्रक्शंस आर परमिटेड, कोई नया कंस्ट्रक्शन परमिट ना हो सके एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, जो कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इसेंशियल प्रोजेक्ट है तो उसके अलावा और किसी प्रोजेक्ट को, नए प्रोजेक्ट को वहाँ अलाउ ना किया जाए। ठीक है, तो उन्हें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, पाइपलाइंस, कन्वेइंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन लाइन्स, इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर रडार फॉर साइक्लोन मॉनिटरिंग बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस हार्बर सी इनटेक विदाउट अफेक्टिंग द टाइडल फ्लो ऑफ वाटर। तो ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अलाउ करेगी प्रोजेक्ट को, वहाँ पर उसके अलावा इको सेंसिटिव जो हमारा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है वहाँ पर और अदर प्रोजेक्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इन्फोर्स करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन को और आइलैंड प्रोटेक्शन जोन नोटिफिकेशंस को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूट किया एक कमिटी नेशनल और स्टेट लेवल पर कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को क्रिएट किया। ठीक है, इस्टेब्लिश किया। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने प्रोवाइड किया फाइनेंशियल असिस्टेंस को कोस्टल स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज को अपॉन रिक्वेस्ट करके अंडर इट्स क्रिटिकली और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उन्हें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत वो प्रोवाइड किया। ठीक है, फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ्स। एडिशनली क्या है, कोरल रीफ्स इंक्लूड किया गया शेड्यूल 1 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
72। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो कोरल रीफ्स हैं वो किस में, क्योंकि ये टाइनी एनिमल्स हैं और ये इंक्लूडेड हैं अंडर किस एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, ठीक है। और अफोर्डिंग देम द हाइएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, क्योंकि इसके अंदर में जो भी एक्ट आते हैं, जब जो भी एनिमल्स आते हैं वो हाईएस्ट प्रोटेक्शन में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और फर्दर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वो नेशन वाइड क्रिएट किए गए हैं अंडर किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, जिनका एम है कंजर्व करना मरीन लाइफ को इंक्लूडिंग कोरल रीफ्स को, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी इस्टेब्लिश किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए और इन्फोर्समेंट करने के लिए, लॉस को कंट्रोल करने के लिए, पोचिंग और कम्बाट इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड इट्स प्रोडक्ट। तो इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है कि आप यहाँ पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन के बारे में, जो कि बहुत इजी है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन जो 1991 में इशू किया गया था और इसका एम था प्रोटेक्ट करना कोस्टल जोन को और रेगुलेट करना डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है। अभी पीछे पढ़े हैं कि इसके जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो क्या है कि मैंग्रोव को प्रोटेक्ट करना, कोरल को प्रोटेक्ट करना, सैंड डून्स को सेव करना, बायोलॉजिकली एक्टिव मड फ्लैट्स को प्रोटेक्ट रखना है, ठीक है। इलीगल माइनिंग नहीं करना है, सॉल्ट मार्सेस को बचाना है, टाल्टा नेस्टिंग ग्राउंड को बचाना है, सेव करना है, ठीक है। हॉर्सू क्रैब हैबिटाट्स, सी ग्रास बेड, नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ बर्ड्स, इन सबको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये एक इसके कोस्टल रेगुलेशन जोन के फीचर्स हैं, ठीक है। और यहाँ ये कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट है, कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकेंड होता है, जो कि लेस प्रोटेक्टेड बट लेस नहीं कह सकते, ये हाईली प्रोटेक्टेड कोस्टल रेगुलेशन जोन यहाँ भी लगता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये एरियाज़ में कहाँ है, जो डेवलप्ड अप टू और क्लोज टू द शोर लाइन, जो शोर लाइन के आसपास डेवलप होता है, ठीक है, डेवलप किया गया है। इंक्लूड करते हैं रीजन्स विद इन म्यूनिसिपल लिमिट्स, म्यूनिसिपल लिमिट के अंडर में ही ये भी आता है, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन। यहाँ पर जो कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पर अनडिस्टर्ब्ड एरिया है और इसे इंक्लूड करते हैं रूरल एंड अर्बन एरियाज़ को, नॉट फॉलिंग अंडर कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, ठीक है। और ये रीजन्स हैं जो सब्सटेंशियली डेवलप नहीं है, वो थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं। और CRZ जो 4 है वो रिलेटेड होते हैं एक्वाटिक एरिया में फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू टेरिटोरियल लाइन, ठीक है। टेरिटोरियल लाइन जो आप समझ सकते हैं कि जो टेरिटोरियल लाइन क्या है, जितनी भी टेरिटोरियल लाइन है, जितनी टेरिटरी है इंडिया की, वहाँ से जो बेस लाइन है उसके बाद जो हमारा टेरिटोरियल लाइन है, जैसे 12 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, ये और बेस जोन जो होता है, इसके आगे चलेंगे जब आगे पढ़ेंगे, जब हम करंट अफेयर्स अपना टॉपिक करेंगे, ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सिग्निफिकेंट प्रोविजंस इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, बस वही जो क्राइटेरिया है उसके कि इतना जोन नोटिफिकेशन है, इतना इतना करना है। और इसका जो नोटिफिकेशन अदर आया था, अमेंडमेंट मीन्स कोई अमेंडमेंट आया था 2020 में, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई थी कोस्टल रेगुलेशन जोन का, ठीक है। तो उस चीज़ को याद रखिएगा, इसलिए ये प्रीवियस है जो कि रेस्ट्रिक्टेड और परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन के, ओके। ये जैसे कि 20 नोटिफिकेशन है, परमिटेड नोटिफिकेशंस जो भी इंक्लूड हैं चीज़ें, ठीक है। और CRZ सेकेंड में बिल्डिंग कहाँ परमिसिबल है, लैंडवर्ड साइड में या फिर उसके अपोजिट साइड में जो हजार्डस लाइन है वो भी यहाँ पर क्रिएट की गई। परमिसिबल एक्टिविटीज़ इंक्लूड डिसैलिनेशन प्लांट्स एंड स्टोरेज ऑफ नॉन हजार्डस कार्गो, ठीक है। CRZ थर्ड में प्रोविजंस हैं चेंज करने की, CRZ 2018 नोटिफिकेशन और CRZ 4 में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये 2018 का जो CRZ नोटिफिकेशन है उसमें क्या है कि कमिटी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। कमिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो कमिटी कौन सी थी, शैलेश नायक कमिटी, जो सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूट की गई 2014 में एग्जामिन करने के लिए इशूज़ और कंसर्न्स को किसके लिए, कोस्टल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। और स्टेक होल्डर कौन थे, स्टेक होल्डर्स रिकमेंडिंग चेंजेस इन सीआरजेड नोटिफिकेशन। ठीक है, स्टेक होल्डर जो भी इन्वॉल्व थे उसमें सीआरजेड नोटिफिकेशन में 2011 में चेंज करने के लिए बनाई गई थी कमेटी। ठीक है, और शैलेश नायक कमेटी ने सजेस्ट किया था और चेयर भी किया था शैलेश नायक जो सेक्रेटरी थे। गवर्नमेंट स्टेट्स दैट सीआरजेड नोटिफिकेशन 2018 विल मीट एस्पिरेशंस ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज, इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग एंड टूरिज्म। ओके, तो ये जो हमारा सीआरजेड नोटिफिकेशन 2018 में आया था, और जो है EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, इसे आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा आया था 2022 में अमेंडमेंट करके आया था। ठीक है, EIA एक्ट, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। फीचर्स क्या है सीआरजेड और आइलैंड ISI इन सीआरजेड एरियाज़, क्या है इसके फीचर्स, कुछ फीचर्स देख लेते हैं। जैसे सीआरजेड जो सेकंड है, क्योंकि सीआरजेड फर्स्ट जो है हाईएस्ट प्रोटेक्शन है। ठीक है, सीआरजेड सेकंड अर्बन एरियाज फ्लोर स्पेस इंडेक्स और फ्लोर एरिया रेशियो इज डी फ्रोजन टू परमिट ISI फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग नॉर्म्स। डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज डेवलपमेंट, और सीआरजेड थर्ड में है जो रूरल एरियाज़ हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। सीआरजेड थर्ड ए में हायर पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ, और सीआरजेड थर्ड बी में लोअर पॉपुलेशन। तो ये सीआरजेड थर्ड जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, सीआरजेड थर्ड ए और सीआरजेड थर्ड बी में, जो कि बी ए में हायर पॉपुलेशन है और बी में लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी है। नो डेवलपमेंट जोन क्या है, वो रिड्यूस्ड है 50 मीटर के रेंज में सीआरजेड थर्ड ए में। एरियाज़ जो भी है सीआरजेड थर्ड ए का एरियाज़ है वहाँ पर इंक्लूड किया गया है 50 मीटर के बेस पर। ठीक है, और रिमेन रहेगा 200 मीटर्स फॉर सीआरजेड थर्ड बी एरियाज़ में। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज आती हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं पोस्ट करके, क्योंकि इजी हैं, ज़्यादा समझाने लायक नहीं है ये चीज़ें। ठीक है, आप बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोस्टल इकोसिस्टम्स, अब कोस्टल इकोसिस्टम के बारे में कुछ एक्ट्स और कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जो कि यहाँ पर ये है। जैसे कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था 1991 में, फिर इसे रिस्ट्रक्चर किया गया 2002 में। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं, चेन्नई, गोवा और गल्फ ऑफ कच्छ के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दी गई, मॉडल बनाया गया, प्लान बनाए गए। ठीक है, तो ये रीज़न आप रीड कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है जो पीछे पढ़ लिया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डेनमार्क बेस्ड एक NGO है जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देती है, और ये कब से इनिशिएट किया गया, 1985 से। ठीक है, 1985 से, और ये डेनमार्क बेस्ड जो NGO है वो इसे प्रोवाइड करती है, और काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे क्राइटेरिया इसको देने के लिए, जैसे 33 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया इसे प्रोवाइड करने के लिए कि बहुत ज़्यादा मतलब क्लीन हो, इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड हो, वाटर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, मरीन एरिया फ्रेश वाटर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो, सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा और मैटर करती है उस मीन्स बीच में। ठीक है, तो ब्लू फ्लैग उसे मिल जाएगा, और बीचेस को मिलते हैं। ठीक है, ये बीचेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस इन इंडिया। ठीक है, तो आप एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इन्हें मैप बना के आप इन्हें डेजिग्नेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैप बना के आप इन्हें लिख सकते हैं कौन जो ब्लू बीचेस जो डेजिग्नेटेड ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड हैं वो चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, UPSC प्रीलिम्स में दिया जा सकता है क्वेश्चन मैचिंग वर्ड में। ठीक है, तो कपड़, शिवराजपुर, गोगला, कासरगोड, ठीक है, रुशिकोड़ा, गोल्डन, राधानगर, एडन, मिनिकॉय, थुंडी एंड कदमत। ठीक है, तो ये कुछ जो डेजिग्नेटेड
साइट हैं वो दिए गए हैं, बीचेस को डिजिग्नेट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। आइलैंड प्रोटेक्शन जोन 2011 कोई सेम चीज़ है जो हम पीछे पढ़ लिए हैं, तो इन्हें पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं वीडियो। देखिए, गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान ये लॉन्च हुआ था 14 जनवरी 1986 में। गंगा एक्शन प्लान प्राइमरी गोल क्या था? पोल्यूशन अबैटमेंट। एम क्या था? टू इन्हेंस वाटर क्वालिटी। स्ट्रैटेजीज इंक्लूडेड intercepting, diverting and treating domestic sewage as well as managing toxic and industrial chemical wastes from identified heavily polluting units entering the river। तो हाईली पोल्यूटिंग जो सीवियर हैं वो इंटर ना कर सके, इसलिए ये गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। ठीक है, और इसके रिस्पांस में इफेक्टिवनेस लाने के लिए गंगा एक्शन प्लान में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मिशन क्लीन गंगा। ठीक है, दिसंबर 2009 में। तो मिशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो इंश्योर करना था 2020 में नो म्यूनिसिपल सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वुड बी डिस्चार्ज इनटू द रिवर गंगा विदाउट ट्रीटमेंट। तो बिना ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो म्यूनिसिपल वेस्ट है वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते। बट ये तो बस यहीं पर रह गया कि कॉपी में लिखा, बट जो ग्राउंड लेवल में है वो इम्प्लीमेंट काफ़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी भी अपना जो इंडस्ट्री का वाटर है, इंडस्ट्रियल वाटर है, काफ़ी ज़्यादा बिना ट्रीटमेंट के ही फ्लो कर देते हैं। ठीक है, द एलोकेटेड बजट फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव वाज अराउंड ₹15,000 करोड़। तो ये इतना एलोकेट किया गया था। नमामि गंगे प्रोग्राम भी इनिशिएट किया गया था और इसके लिए जो है 2,000 करोड़ जो है एलोकेट किया गया था। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम को इनिशिएटिव को इंक्रीज़ करने के लिए, मींस कि उसे सक्सेस करने के लिए एडिशनल 100 करोड़ भी प्रोवाइड किए गए घाट्स और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नमामि गंगे कंसोलिडेट्स एग्जिस्टिंग एफर्ट्स एंड फॉर्मुलेट्स और रोबस्ट एक्शन प्लान फॉर द फ्यूचर। और इनिशिएटिव्स क्या है? घाट्स और रिवर फ्रंट को उनको सिटीजन के साथ इंगेज करना है और प्रमोट करना है रिवर सेंट्रिक अर्बन प्लानिंग को। निर्मल धारा जैसे सस्टेनेबल म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट हो और प्रायोरिटाइजिंग प्रोजेक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स टू स्टेट्स फॉर गंगा मेन स्टेम प्रोजेक्ट्स, और ये 10 साल के लिए प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, एक्सपेंडिंग सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन 118 अर्बन हैबिटेशंस अलॉन्ग द गंगा। जहाँ जहाँ गंगा होगी, जहाँ जहाँ गंगा जा रही है तो वहाँ वहाँ क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो क्लीन गंगा जो प्रोग्राम है अपना वो सक्सेसफुल हो सके और नमामि गंगे प्रोग्राम को सक्सेसफुल क्रिएट करा जा सके। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ MCQs हैं इसी टॉपिक पर बेस्ड, तो उन्हें देख लेते हैं कि देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच्ड टू स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स or substances emerging above the bottom mud such as sessile algae and their associated group of animals। these are कौन होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स जैसे अटैच होते हैं, तो कौन अटैच होते हैं किससे? स्टेम्स और लीव से। तो ये कौन होंगे? ये होंगे पेरीफाइटन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटिक जोन। इट इज़ द लाइटेड एंड usually well mixed portion that extends from the lake surface down to where light level is 1% of that at the surface। तो क्या ऐसा होता है? 1% लाइट लेवल इज़ 1% ऑफ दैट एट द सरफेस। कैसा है? लाइटेड एंड यूजुअली वेल मिक्सड पोर्शन होता है फोटिक और अफोटिक, जिसमें अफोटिक जो जहाँ सन पेनिट्रेट ना कर सके और फोटिक जहाँ सन पेनिट्रेट करती हो। ठीक है, और रेस्पिरेशन एक्टिविटी टेक्स प्लेस। ठीक है, करेक्ट है। डेप्थ ऑफ दिस जोन डिपेंड्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। तो क्या करेक्ट है? यस, करेक्ट है। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, अब जो फर्स्ट आंसर है वो भी क्या है कि इट इज़ द लाइटेड एंड यूजुअली वेल मिक्सड पोर्शन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेक सरफेस डाउन टू वेयर द लाइट लेवल्स इज़ 1% ऑफ दैट एट द सरफेस। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
ये क्वेश्चन कट गया था, तो हम इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर विजुअल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? ओलिगोट्रॉपिक वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स, क्या ऐसा है? मेजोट्रॉपिक मॉडरेट न्यूट्रिएंट्स और यूट्रॉपिक वेरी लो न्यूट्रिएंट्स, क्या ऐसा है? फ्रेश वाटर कौन सा है जहाँ पर लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ओलिगोट्रॉपिक उसका एक एग्जांपल है, जो ये अल्टरनेट है, मींस वेरी लो न्यूट्रिएंट्स ओलिगोट्रॉपिक में है, और वेरी हाई न्यूट्रिएंट्स जो है वो किस में है? वो हमारा यूट्रॉपिक में है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ओनली 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉइंट सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू वन इन्फ्लुएंस, यस। इन पॉइंट सोर्स न्यूट्रिएंट वेस्ट ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू वाटर, क्या ऐसा है? यस। पॉइंट सोर्सेस आर डिफ़िकल्ट टू रेगुलेट, क्या पॉइंट से सोर्सेस को डिफ़िकल्ट है रेगुलेट करने के लिए? तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे वो तीनों हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, जो MCQs को इफेक्टिवली सॉल्व कैसे किया जा सकता है कि आप अपने आंसर पहले कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने से जो क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। उसके बाद आप मेरे आंसर से आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। मिलाइए और उसमें देखिए कि आपका सही है या नहीं सही है, तो आप अपने आप से मिला सकते हैं। तो इसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ठीक है, कि आपने जो टॉपिक्स है वो कितने इफ़ेक्टिव तरीके से आपने यूज़ किया उस चीज़ को, ठीक है। ऐसे यूज़ करेंगे तो आप जो है थोड़े दिन में क्या होगा कि आप खुद ही अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ, आपके अंदर जो अंडरस्टैंड की जो बिलीफ सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे करके करते रहिए। और अगर वीडियो एक बार हमें ना समझ में आए तो आप उसे दूसरी बार आप देख सकते हैं, तीसरी बार देख सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि आप थोड़ा स्पीड को भी इंक्रीज़ कर लिए, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, क्या क्या इफेक्ट्स हैं यूट्रोफिकेशन के? अफेक्ट्स नेविगेशन ड्यू टू डिक्रीज्ड टर्बिडिटी, क्या डिक्रीज्ड टर्बिडिटी है नेविगेशन को अफेक्ट करता है क्योंकि डिक्रीज टर्बिडिटी होती है? नहीं, इट्स टोटली रॉन्ग। इंक्रीज टर्बिडिटी, इंक्रीज्ड बायोमास ऑफ इनएडिबल टॉक्सिक फाइटोप्लैंक्टन, तो क्या सही है? यस। इंक्रीज इन द ब्लूम ऑफ जिलेटिनस जूप्लैंक्टन, क्या करेक्ट है? यस। इंक्रीज द बायोमास ऑफ बेंथिक एंड एपीफाइटिक अलगे, तो हमारा जो 2, 3 और 4 करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट था, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन, कौन से जो इफ़ेक्ट्स हैं यूट्रोफिकेशन के, जो इफ़ेक्ट हैं उन्हें मिटिगेट किया जा सकता है, उन्हें मेडिकेट किया जा सकता है किसकी हेल्प से? नाइट्रोजन टेस्टिंग, क्या ऐसा है? तो यस, करेक्ट है। नाइट्रोजन टेस्ट करके हम उसे फाइंड कर सकते हैं कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज या फिर एनरिच है, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर ही न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्या ऐसा है? यस। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर, क्या इससे हो सकता है? दोनों से हो सकता है, तो हमारा जो है आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम considers lakes as standing water bodies which means have a minimum water depth of 3 meter, क्या करेक्ट है? यस, करेक्ट। जनरली कवर अ वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन 10 हेक्टेयर्स, ठीक है। जनरली कवर अ वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन 10 हेक्टेयर्स, हैव नो और वेरी लिटिल एक्वाटिक वेजिटेशन, क्या ये है? यस, करेक्ट। तो यहाँ पर जो है जनरली कवर अ वाटर स्प्रेड ऑफ मोर देन 10 हेक्टेयर्स, क्या ऐसा है? तो यस, करेक्ट है। हैव नो और वेरी लिटिल एक्वाटिक वेजिटेशन, तो यहाँ पर भी ये तीनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एस्टुअरी इकोसिस्टम। एस्टुअरी इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? इट हैज़ अ फ्री कनेक्शन विद ओपन सी, क्या ऐसा है? यस, फ्री कनेक्शन है क्योंकि ये ब्रैकिश वाटर है
और ये मरीन वाटर है और ये फ्रेश वाटर है, दोनों के मिक्स का जो ट्रांजिशन जोन बनता है उसे ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर यस और एस्टुरिन इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये करेक्ट हो जाएगा। एन एस्टुरी हैज़ वेरी लिटिल वेव एक्शन सो इट प्रोवाइड्स अ काम रिफ्यूज फ्रॉम द ओपन सी। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंग्रोव्स ऑफ भीतरकनिका इज द लार्जेस्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैंने पहले कहा था ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ना कि लार्जेस्ट है। हार्बर हाई मैंग्रोव्स फाउंड इन गल्फ ऑफ कच्छ। क्या करेक्ट है? यस करेक्ट। तो इन चीज़ों को याद करें। देखिए कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी में से आ रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन बिना क्वेश्चन के आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2011 गवर्न्स डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द सी कोस्ट एंड टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज़। क्या CRZ जो 2011 नोटिफिकेशन है वो गवर्न करता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को अलॉन्ग द सी कोस्ट एंड टाइडल इन्फ्लुएंस्ड वाटर बॉडीज़। करेक्ट है, यस। मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ एरियाज आर नॉट इंक्लूडेड इन CRZ 1 कैटेगरी। क्या ऐसा है? तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स, क्योंकि मैंग्रोव और कोरल रीफ भी यहाँ कैटेगरी 1 में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो फोकसेस ऑन स्ट्रेंथनिंग इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड कंट्रोलिंग पोचिंग। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 कोरल रीफ्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या करेक्ट है? दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्या ऐसा है? यस, तो दोनों ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी वर इस्टेब्लिश्ड अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या है? यस। द NCZMA and SCZMA are responsible for implementing the गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान को ये इम्प्लीमेंट किए? नहीं, ये नहीं इम्प्लीमेंट किए। यहाँ पर से कौन इम्प्लीमेंट किया? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया है, ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरल रीफ्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखिए यहाँ पर जो है ये शेड्यूल 2 में है और ये शेड्यूल 1 में है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। दिस इंक्लूजन अफोर्ड्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू कोरल रीफ। सेकेंड रीजन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन क्या करेक्ट है? एक्सप्लेनेशन इज क्या? नॉट करेक्ट, बिकॉज इट इंक्लूडेड इन शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये जो है सॉरी, ये जो शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है और ये शेड्यूल 2 में नहीं, शेड्यूल 1 में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो फर्स्ट जो असर्शन है वो करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ए का एक्सप्लेनेशन कौन हो जाएगा? होगा रीज़न, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीक्वेंस द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन देयर परमिसिबिलिटी ऑफ इन CRZ 1। तो इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर रडार फॉर साइक्लोन मॉनिटरिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल बिल्डिंग, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस हार्बर सीलिंग्स। तो कौन कौन होंगे? पहले इंस्टॉलेशन ऑफ वेदर रडार फॉर साइक्लोन मॉनिटरिंग। क्या ऐसा है? हाँ, कर सकते हैं, तो ये पहला हो जाएगा। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, और एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस, ये हमारा हो जाएगा 3, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस हार्बर सी लिंक्स, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो पहले होगा फर्स्ट वाला, फिर 4, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1986। क्या करेक्ट है? विद द प्राइमरी गोल ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट। करेक्ट है।
और द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी वाज इस्टेब्लिश अंडर द गंगा एक्शन प्लान। तो नेशनल गंगा रिवर अथॉरिटी जो है वो गंगा एक्शन प्लान के अंडर नहीं, बल्कि वो उसे क्रिएट किया गया था किसके किसके अंडर? कमिटी ऑफ सलेश नायक कमिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1998 फॉर द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ कोस्टल एंड मरीन एरियाज। ठीक है, द प्राइमरी फोकस ऑफ ICMAM इज़ ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलॉन्ग कोस्टल रीजन्स। प्राइमरी फोकस क्या ये है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलॉन्ग कोस्टल रीजन तो नहीं, ये नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अंडर द CRZ नोटिफिकेशन 2011 द नो डेवलपमेंट जोन हैज़ बीन यूनिफॉर्मली सेट एट 200 मीटर्स फ्रॉम द हाई टाइड लाइन अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। करेक्ट। The no development zone stipulation is relaxed for certain densely populated rural areas under CRZ थर्ड। तो CRZ थर्ड में क्या है? नो डेवलपमेंट जोन स्टिपुलेटेड इज रिलैक्स्ड फॉर सर्टेन डेंसली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज अंडर CRZ थर्ड। तो क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है? जो CRZ हमारा कौन है? थर्ड बी, नॉट ए। ठीक है, थर्ड बी में यहाँ पर सेकेंड फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोस्टल ओशियन मॉनिटरिंग एंड प्रेसिपिटेशन प्रेडिक्शन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फॉर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इन कोस्टल वाटर सिंस 1991। करेक्ट। द प्राइमरी फोकस ऑफ COMAPS is on industrial development and maritime navigation। प्राइमरी फोकस है? नहीं, ये प्राइमरी फोकस नहीं है, सेकेंडरी फोकस है, तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। द नमामि गंगे प्रोग्राम इंक्लूड्स इनिशिएटिव्स फॉर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इन की लोकेशंस। करेक्ट। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म अलॉन्ग द गंगा रिवर। इसेंशियल है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अलॉन्ग गंगा रिवर। तो टूरिज्म ज़्यादा होगा तो वहाँ गंगा और पोल्यूटेड होगी, तो यहाँ पर ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ए इज़ ट्रू, बी और आर इज़ फॉल्स। ठीक है, और एक साइड से देखें कि ये नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होगा, तो वहाँ पर टूरिज्म का प्रमोशन भी होगा गंगा रिवर के अलावा, गंगा रिवर के जो अलॉन्ग है उसके साथ साथ क्या इसेंशियल जो डेवलप होगा वो टूरिज्म भी डेवलप होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द क्लीन गंगा फंड इज एम्ड एट इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द क्लीन अप ऑफ गंगा रिवर। करेक्ट है, यस। ओनली डोमेस्टिक डोनर्स आर एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट्स अंडर द क्लीन गंगा फंड। ओनली डोमेस्टिक डोनर्स, क्या ऐसा है? नहीं, ओनली डोमेस्टिक डोनर नहीं, एनी एक्सटर्नल भी कर सकता है। ठीक है, Which of the following is not a feature of the CRZ notification 2018? Streamlining of CRZ clearances क्या है? Yes. De-freezing of floor space index in CRZ second areas. Establishment of a hazard line for coastal areas. Correct. Mandatory creation of marine parks in all CRZ area, तो ये गलत है। यहाँ पर दिस विल बी करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो फॉलो माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। हैव ए ग्रेट डे विद IS चक्रा।